नमस्कार। आज दिन भर बिहार के नए मंत्रिमंडल की चर्चा रही। नीतीश कुमार ने जिसे कानून मंत्री बनाया वो कानून की गिरफ्त से बच रहा है, जिस पर पूरे बिहार में कानून के राज की जिम्मेदारी है, खुद उसके खिलाफ वारंट जारी है। हाई कोर्ट तक से एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है। जिस आरोपी को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए था, वो अदालत के बजाय राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहा था। बिहार के कानून मंत्री आरजेडी के विधायक कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अदालत का वारंट था। कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन वो अदालत नहीं गए, मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए। और कार्तिकेय सिंह के खिलाफ इल्जाम भी कोई सरकारी काम में बाधा डालने, शांति व्यवस्था भंग करने जैसा नहीं है। इल्जाम है अपहरण का, हत्या की साजिश का, हत्या के लिए अपहरण का। जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम हो, उसे नीतीश कुमार ने बिहार का कानून मंत्री बना दिया। अब नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कानून मंत्री के खिलाफ कोई केस है या नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि कोई वारंट है या नहीं। लेकिन लालू यादव ने कहा कि सब झूठा है, कोई केस वेस नहीं है। तेजस्वी तो बिल्कुल खामोश हैं। आरजेडी के बाकी नेता तो यह कहकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। खुद कानून मंत्री कह रहे हैं कि सब बेकार की बात है, कोई वारंट नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। जब कोई केस ही नहीं है तो जमानत किस बात की लूंगा? मंत्री बन गया तो सब बेकार की अफवाह फैला रहे हैं, सब सियासत है। कार्तिकेय सिंह कितना सच बोल रहे हैं आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बात यह है कि सिर्फ कार्तिकेय सिंह नहीं, नीतीश कुमार की सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन जुर्म के इल्जाम हैं। इन मंत्रियों की पूरी कुंडली आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात की तस्वीरें। 5 साल के बाद आज पटना में राबड़ी देवी के घर पर रौनक है, जश्न हो रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू यादव आज पहली बार पटना पहुंचे। लालू की सेहत खराब थी, वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के पास थे, इसलिए वो तेजस्वी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन सेहत में थोड़ा सुधार होते ही लालू यादव आज पटना गए। पटना पहुंचते ही लालू ने कहा कि अब 2024 की तैयारी है, अब नरेंद्र मोदी को हटाना है। लालू बीमार हैं, व्हील चेयर पर हैं, लेकिन लालू के जोश में, उनके तेवरों में कोई कमी नहीं है। लालू के पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। नीतीश और लालू की मुलाकात के दौरान 5 साल पहले वाली गर्मजोशी दिखाई दी। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद दोनों पार्टियों और नेताओं के बीच काफी कड़वाहट आई, एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दिए। लेकिन 5 साल बाद नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और अब दोनों नेताओं ने अपने गिले शिकवे खत्म कर लिए हैं। लालू ने पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार सरकार का बचाव भी शुरू कर दिया। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर, उनके खिलाफ जारी वारंट को लेकर उठ रहे सवालों पर लालू ने भी कहा, सब बेकार की बात है, झूठ है, कोई केस नहीं है। लेकिन असलियत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कार्तिकेय सिंह हैं। कल कार्तिकेय सिंह ने बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार ने कार्तिकेय को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। वो आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं और इन्हें राज्य का कानून मंत्री बना दिया गया। लेकिन शपथ लेने के बाद, मंत्रालय के ऐलान होने के बाद पता लगा कि आज अदालत में कार्तिकेय सिंह का इंतजार हो रहा था। उम्मीद तो यह थी कि 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह किडनैपिंग के एक पुराने केस में कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ बेहटा थाने में जो केस दर्ज है, उसमें कार्तिकेय के खिलाफ आईपीसी की 363, 364, 356 और 34 ऐसी गंभीर दफाएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि जिस नेता के खिलाफ इतने गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार बिहार का कानून मंत्री बना देते हैं। कल तो यह बात दब गई, लेकिन आज सारी बात सामने आई तो मंत्री महोदय परेशान हो गए। सुबह से कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा था। मंत्री जी पर फूल मालाओं की बारिश हो रही थी। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र रंग में भंग डालने पहुंच गए। मंत्री जी से पूछ डाला कि आप तो खुद कानून से भाग रहे हैं, कानून का राज कैसे स्थापित करेंगे? आपके खिलाफ वारंट था, सरेंडर क्यों नहीं किया? इन तमाम सवालों में मंत्री जी बुरी तरह फंसने लगे। उनके सपोर्टर्स तिलमिला गए, लेकिन क्या करते, खींच कर कह दिया सब झूठे हैं, बेकार की बात है, कोई वारंट नहीं है, सब फर्जी बात है।
जितने केस हैं सबके बारे में इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में बता दिया है। वो देख लीजिए। अभी जो काम हमको मिला काम करने दीजिए। आप लोग बाहियात का मत पूछिए। ठीक है, वारंट की जानकारी आपको नहीं कुछ है, ये नहीं तो फिर कर रहे हैं, कोई हमारे कुछ नहीं है। गलत पूछा, क्या पूछ रहा है आपसे बताइए ना। कोई नहीं लगा रहा है। अरे विपक्ष एक मिनट, कोई भी आरोप लगाना उनका अधिकार है, लेकिन मतलब जा करके जितना भी हो, जिनका नाम लिए हैं हल्फनामा में सबका होगा ना, जगह आप देख लीजिए। 14 में कोई अपहरण का मामला, अपहरण के मामले में 16 में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। 16-22 को अरे कुछ नहीं है। आपने कोशिश की क्या कोर्ट के सामने अपनी बात? ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कह रहे कोई मुसीबत है। आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा तो ऊपर। अरे हल्फनामा में सब छोड़िए, सब के बारे में सबका हल्फनामा में सब रहता है। का भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को निकला। अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, तो इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? और बेल लेबर बेल जरूरत नहीं है, बेल लेंगे। बेल कर लेंगे। ये आपके विरोधी, क्या आपको लग रहा है विरोधी आपको साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ? हाँ उधर कोई साजिश नहीं है, कुछ है ये नहीं तो साजिश है। कार्तिकेय सिंह हकीकत जानते हैं। किडनैपिंग का केस तो उनके खिलाफ है, वारंट भी जारी हुआ था, हाईकोर्ट तक उनकी अपील खारिज हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी दूसरों को झूठा बता रहे हैं, केस होने से ही इनकार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए और आजकल सुशील मोदी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में सबसे आगे हैं। आज सुशील मोदी ने कहा कि इलेक्शन के एफिडेविट में केसेस की जानकारी देना अलग बात है और कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद फरार होना अलग बात है। कार्तिकेय सिंह बताएं कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी या नहीं, केस को खत्म करने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे या नहीं, हाईकोर्ट ने उनकी सारी अपीलों को खारिज किया था या नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि ना कार्तिकेय सिंह जवाब दे पाएंगे ना नीतीश कुमार इस पर बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए उन्होंने एक फरार नेता को कानून मंत्री बना दिया। इलेक्शन कमीशन के अंदर एफिडेविट फाइल करने का नहीं ना मामला, तो है कि आप पर वारंट था, ये बताएं कि वारंट था कि नहीं था, और अगर वारंट था तो आपको 16 तारीख तक सरेंडर करना था कि नहीं करना था, और अगर करना था आपने सरेंडर क्यों नहीं किया, आप शपथ लेने कैसे चले गए, और फिर ऐसे व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। क्या मंत्री बनाने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है? पुलिस से पूरी जानकारी, विजिलेंस की पूरी जानकारी नहीं लेते हैं कि ये सजा याफ्ता है कि बलात्कारी है कि अपराधी की क्या है। तो विचाराधीन का मतलब थोड़ी कि आपको कोर्ट में सरेंडर करना था, आपने सरेंडर क्यों नहीं किया, इसका क्या जवाब है कार्तिक सिंह बताएं। और देखिए नीतीश जी अनंत सिंह जैसे लोगों के दबाव में रहते हैं और इसलिए नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो नीतीश जी ने जिस प्रकार से बाहुबलियों की सरकार बनाई है, माई समीकरण की सरकार बनाई है, बाकी सभी समीकरण गौण। अब माई इतना हावी हो गया बिहार के अंदर, ये अति पिछड़ा दलित को जो है अपना घर परिवार छोड़कर भागना पड़ेगा, उनकी जमीन पर कब्जा होगा। यह बात सही है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ एक व्यापारी की किडनैपिंग का केस है। यह भी सही है कि कार्तिकेय के खिलाफ वारंट था, इसलिए कार्तिकेय की यह बात गलत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। केस है क्या, कब का है, अब यह भी आपको बता देता हूं। मामला है 2014 का। पटना में राजीव रंजन नाम के एक बिल्डर को किडनैप किया गया। किडनैपिंग का आरोप कार्तिकेय सिंह समेत 17 लोगों पर लगा। इस मामले में पटना के बेटा थाने में केस फाइल हुआ। राहत पाने के लिए कार्तिकेय सिंह लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी। 16 फरवरी 2017 को पटना हाई कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद भी कार्तिकेय की गिरफ्तारी नहीं हुई। 7 जुलाई 2022 को लोअर कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह को अदालत में पेश होने को कहा, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो 14 जुलाई को कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश होने की बजाय राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस केस में एडवोकेट अमरज्योति शर्मा उस व्यापारी की तरफ से केस लड़ रहे हैं जिन्हें किडनैप किया गया था। आज अमरज्योति शर्मा ने कहा कि इस केस में कार्तिकेय सिंह आरोपी हैं और उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। जी, ये मामला वर्ष 2014 का है। बिहटा थाना कांड संख्या 859 2014। ये कांड अपहरण का है और इसमें पीड़ित के 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर कार्तिकेय सिंह को इसमें नाम आया है और पुलिस
द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया, न्यायालय द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है अपराधों का, और गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ये एक राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह करके एक बिल्डर थे, जिनका अपहरण उनके गांव वाजिदपुर से हुआ था, और उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक नाम कार्तिकेय कुमार का। क्या ये फिरौती के लिए अपहरण था? किस मकसद से अपहरण किया गया था? पुलिस द्वारा 364 लगाया गया है। 364 आईपीसी का मतलब हुआ कि हत्या करने के इंटेंशन से किसी का अपहरण करना। इसके बाद अमरज्योति शर्मा ने कहा कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ जिन दफाओं में केस दर्ज है वो संगीन है। अगर दोष सिद्ध हो गया तो कार्तिकेय सिंह को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कल तक मतलब कि 16 तारीख शाम तक का मैं आपको कह सकता हूं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने सरेंडर किया है और कोई जमानत उनको मिली है। उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और वर्ष 2017 में आदेश 16/2/17 का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उसे खारिज कर दिया गया था। और इसके बाद फिर क्वॉशिंग पिटीशन भी उन्होंने जी उन्होंने क्वॉशिंग फाइल किया था, जो कि दिनांक 7 जुलाई 2022 को ही माननीय न्यायालय द्वारा उसको डिसमिस एंड विथड्रॉन किया गया है। धाराएं हैं जो आरोप हैं आईपीसी की, जिन धाराओं के तहत, उसमें सजा का क्या प्रावधान है? उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। धाराएं काफी गंभीर हैं, मुकदमा बहुत गंभीर है। लेकिन आरजेडी के नेता इन सब बातों को बकवास बता रहे हैं। आरजेडी के नेता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एक आदेश का हवाला देकर कार्तिकेय सिंह को डिफेंड कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जब तक किसी के खिलाफ कोर्ट में गुनाह साबित न हो जाए उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। कार्तिकेय के खिलाफ कोर्ट का फैसला आना तो दूर, कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगा रखा है। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर झूठ फैला रही है। हमें लगता है कि एक बार पुनः तफ्तीश आप लोग को भी कर लेनी चाहिए। जिनके खिलाफ क्या आरोप है, नहीं आरोप है, इस विषय में बहुत जानकारी हम लोग को पहले से प्राप्त नहीं है। मीडिया चैनलों पर मैंने देखा है, लेकिन आपको जानकारी मैं दे दूं कि स्टे लगा हुआ है उस पूरे मामले में। और जब स्टे लगा हुआ है पूरे मामले में, तो आप कैसे किसी को आप मान सकते हैं कि वो फरार है? नंबर 1। नंबर 2, ये सरकार क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। किसी के खिलाफ अगर ठोस सबूत स्थापित होता दिखेगा तो आपको मैं वचन देता हूं ऑन बिहाफ सभी लोगों की तरफ से कि कार्रवाई करने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये जानकारी में दी गई थी आप लोगों को कि ये मालूम था या नहीं मालूम था? ये तो हलफनामे में दर्ज है। हलफनामे में बेटा कांड का जिक्र है, वारंट का जिक्र नहीं है। तो जिन चीज़ों के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जानकारी होगा, पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, और सभी चीजें मैंने आपको सामने रखा कि ये जानते हुए भी क्या उनको मंत्री बनाया गया? क्या कोई दबाव था उन पर? किसी प्रकार का यादव पर कोई दबाव था? अनंत सिंह का दबाव था, उनके करीबी हैं। देखिए, अब यही बात मैं नहीं कर सकता हूं कि कल तक भारतीय जनता पार्टी जिनको माथे पे लेके बोल रही थी, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने एक लाइन में सिर्फ मेरा सीधी प्रतिक्रिया है, किसी भी के खिलाफ ठोस सबूत स्थापित होता दिखेगा, सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। कार्तिकेय सिंह का बचाव करना आरजेडी के नेताओं की मजबूरी है, क्योंकि वो आरजेडी के ही एमएलसी हैं। लेकिन कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने से जेडीयू और कांग्रेस जैसी सहयोगी दलों और मंत्रिमंडल में शामिल दूसरे नेताओं के लिए मुसीबत हो गई। उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जमा खान से कार्तिकेय सिंह को लेकर सवाल पूछा तो पहले उन्होंने इस बात से ही इंकार कर दिया कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई केस है। फिर वो कागज मांगने लगे। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उन्हें कोर्ट का वारंट दिखाने की कोशिश की तो जमा खान वहां से चले गए। उनके अलावा आरजेडी के नेता रामचंद्र पूर्वे ने भी कहा कि उन्हें कार्तिकेय सिंह के केस के बारे में जानकारी नहीं है। जो विधायक हैं, एमएलसी हैं कार्तिकेय सिंह, उनके खिलाफ एक मामला आया है जिसमें उनके खिलाफ वारंट है। कौन कर रहा है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा होगा, जांच किया जाएगा। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आप लोगों के द्वारा, इसी मुझे जानकारी नहीं है भैया।
लेकिन जो कानून मंत्री की जिम्मेदारी जिसको दी गई उसके खिलाफ वारंट हो तो ये तो चौंकाने वाली बात। हमारी बात मेरी सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है, ये जांच का विषय न कहने से नहीं होगा, जांच होगा इसे तो बहुत लोग क्यों कहता है। लेकिन सवाल तो सरकार पर उठेंगे ना सर। ये सारे कागजात हैं कि 14 जुलाई को वारंट जारी हुआ है और कागजात है, देखें तो 14 जुलाई को वारंट। देखिए सब अफवाह से मेरे भाई जान लीजिए, आप भी जानते हैं ना, जो अच्छे अच्छे लोगों भी लोग बुरा के कागजात हैं उसके खिलाफ इससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी फाइल कर चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। हम नहीं जानते इसके बारे में मेरे भाई, ऐसे अफवाहों से होशियार रहिए आप लोग, ये सब अफवाह है, अफवाह है। आपको कागज दिखा सकते हैं, आइए देखिए यहाँ रुक जाइए कागजात देख लीजिए। नहीं, हमको जानकारी नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं, कोई हमको कहने हमको कोई जानकारी नहीं है। उनके खिलाफ वारंट है। अरे भाई हमको जानकारी नहीं है। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट की जानकारी उन्हें है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नेताओं के खिलाफ वारंट जारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट ने उन्हें 1 सितंबर तक की राहत दी है। अब कार्तिकेय सिंह का मामला कोर्ट को देखना है। आपराधिक मामले का जहां तक सवाल है, कार्तिक जी का हमने देखा है जो वारंट है, तो ये वारंट कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदमी, चाहे वो आचार संहिता का केस हो, चाहे हम लोग पर भी 7-8 को केस हुआ इधर कोविड में, तो उसका केस हो, अगर हम लोग भी अपीयर नहीं होंगे तो उसमें वारंट होता ही है। अब वो किस नेचर का केस है ये नहीं देखें, लेकिन ये भी देखे हैं जो उनको कोर्ट से 1 सितंबर को अपीयर होने के लिए कहा है। तो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी। कांग्रेस और आरजेडी के नेता जिस स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। दरअसल जब कार्तिकेय सिंह को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जब लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, तो कार्तिकेय सिंह ने कानूनी दांवपेच लगाए। दानापुर के एडीजे की अदालत से कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, लेकिन राहत के लिए अपील की गई दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 की कोर्ट में। एडीजे 3 ने कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी। अब आप 2-3 तारीखों को ध्यान से सुनिए। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ एडीजे 1 की कोर्ट ने 14 जुलाई को वारंट जारी किया। 12 अगस्त को दानापुर के एडीजी 3 की कोर्ट ने कार्तिकेय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह ने बिहार के मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। जब वारंट जारी हुआ तब एनडीए की सरकार थी। जैसे ही सरकार बदली 10 अगस्त, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बन गई और उसके 2 दिन के बाद ही कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर स्टे का ऑर्डर मिल गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। दानापुर कोर्ट की तरफ से कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश पर अब बीजेपी ने सवाल उठाए। देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब पटना हाईकोर्ट से कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी थी, तो फिर जिला और सत्र न्यायालय ने कार्तिक सिंह को राहत कैसे दे दी? हाईकोर्ट को इस मामले की जांच करनी चाहिए। स्टे ऑर्डर देने वाले एडीजे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बिहार का नवनियुक्त कानून मंत्री अपहरण का आरोपी हो तो जंगल राज तो लौट आया ना। कानून मंत्री तो बड़ा पद होता है ना, गरिमा का पद। लेकिन देखिए उनका बेल 16/2/2017 को एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा और कहा कि आप सरेंडर करो, बेल लो। कितने साल पहले? 5.5 साल पहले। उन्हें सरेंडर नहीं किया। फिर वो कॉशिंग में गए, वो भी रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ये देखिए, तो फिर ये क्या मजाक है कि एडीजे दानापुर ने, जिसका कोई पावर ही नहीं है, उनको फिर एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत आवेदन पर कहा 12 तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या मतलब है? तो मतलब कानून मंत्री एक तो भाग रहे हैं, 16 को सरेंडर करना था और कानून की प्रक्रिया से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा होगी, और तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पटना हाईकोर्ट इस मामले का गंभीर संज्ञान लेगा और इस एडीजे 3 दानापुर के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। चूंकि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, दिन भर नीतीश कुमार पर हमले किए, नीतीश कुमार पर इसका कोई असर लेकिन नहीं हुआ। कार्तिकेय सिंह को लेकर आज जब नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्रा बनाई और बड़ी मासूमियत से कह दिया कि अच्छा ऐसा है, उन्हें तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं, उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं है। ये भी मंत्री में सवाल खड़े हो रहे थे।
उनके खिलाफ में वारंट पीछे जिनको बनाए हैं पे वारंट आप लोग हटिए ना करने का क्या नाम है पीछे वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक पे नहीं नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको नीतीश के इस जवाब पर भी सुशील मोदी ने तीखा कमेंट किया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मालूम होगा तो बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को सब मालूम है, लेकिन किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने लालू यादव के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए अब नीतीश वही करेंगे जो लालू और तेजस्वी कहेंगे। नीतीश जी को पूरी जानकारी थी कि ये फरार हैं, सरेंडर इनको करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको न तो केवल शपथ दिलाया बल्कि उनको कानून मंत्री बना दिया। ऐसे मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। 16 तारीख को उनको कल शपथ ग्रहण के बजाय उनको न्यायालय में सरेंडर करना था, तो न्याय के मंदिर में जाने के बजाय और वो यहाँ पर शपथ लेने चले आए। ऐसे लोगों को तो अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। और देखिए कानून मंत्री क्यों बनाया गया, ताकि राजवल्लभ यादव, अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव जैसे आपराधिक चरित्र के लोगों पर जो दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों से राहत मिल सके। और ये सारे लोग राजद से जुड़े लोग हैं और इसलिए उनको बना दिया गया कानून मंत्री। उनकी क्या योग्यता की कानून मंत्री बनाया गया? तो इसलिए देखिए, अगर कार्तिकेय सिंह अगर मंत्री बने हैं तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार हैं तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार देखिए इतने कमजोर हो गए, 45 विधायकों को लेकर 115 विधायकों वाले लालू यादव की पार्टी से उन्होंने समझौता किया है। तो वो इतने कमजोर हो गए कि वो दबाव को वो जो है दबाव में उनको रहना पड़ेगा, नहीं तो उनको सरकार गिर जाएगी, सरकार टूट जाएगी। इसलिए उनको तो लालू यादव के हर दबाव के अंदर गलत सही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत दुर्भाग्य है बिहार का कि फिर से एक बार बिहार लालू के दौर में लौट रहा है। फिर से बिहार के अंदर ऐसे छवि के लोग जिनके नाम से लोग कांपते थे, अभी तक तो विधायक थे, वैसे लोग मंत्री बन गए। ये बात तो सही है कि जब किसी को किसी संवैधानिक पद पर बैठाया जाता है तो उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं कि नीतीश कुमार को कुछ मालूम नहीं था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सब पता था, वो कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के खिलाफ भी थे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव बढ़ गए। लालू और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनवाया। राजनीतिक गलियारों में यह बात सब लोग जानते हैं कि कार्तिकेय सिंह बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी हैं। अनंत सिंह और कार्तिकेय सिंह दोनों भूमिहार हैं, दोनों मोकामा के रहने वाले हैं। कार्तिकेय सिंह को सियासत में अनंत सिंह का राइट हैंड माना जाता है। 2020 के चुनाव में जब अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा, उस वक्त वो जेल में थे। चुनाव का सारा मैनेजमेंट कार्तिकेय सिंह ने देखा और अनंत सिंह जेल में रहकर इलेक्शन जीते। इसके बाद अनंत सिंह ने कार्तिकेय सिंह को पटना से आरजेडी के टिकट पर एमएलसी बनवाया। पटना में कार्तिकेय सिंह ने जेडीयू के कैंडिडेट वाल्मीकि सिंह को हराया था। एमएलसी के चुनाव के लिए कार्तिकेय सिंह के नाम का ऐलान खुद लालू यादव ने किया। इसके बाद सरकार बनने पर लालू ने कार्तिकेय सिंह को मंत्री भी बनवा दिया। आज भी वो कार्तिकेय सिंह को डिफेंड कर रहे हैं। लालू यादव से जब आज कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों पर सवाल पूछे गए, सुशील कुमार मोदी के बयान पर जवाब मांगा गया, तो लालू यादव ने सुशील मोदी को ही झूठा बता दिया। सर, सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। लालू की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद कार्तिकेय सिंह के सपोर्टर्स का जोश बढ़ गया। कार्तिकेय के वकील ने कहा कि सारे इल्जाम सियासी हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस इस केस में कार्तिकेय को क्लीन चिट दे चुकी है। अदालत में पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें साफ कहा है कि कार्तिकेय सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। पुलिस का अनुसंधान जब पूर्ण हो गया तो वह मुकदमा वहीं
एंड कर गया हमारे विरुद्ध या जिसके भी विरुद्ध यह पुलिस अनुसंधान कर रही थी उसकी मुकदमा वहीं समाप्त हुआ। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वह अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का या संगीन से संगीन देशद्रोही का भी मुकदमा यदि कर दिया जाता है तो मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करने से वह अभियुक्त दोषी नहीं करार दिया जाता। उसको भी अधिकार रहता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आप आगे बढ़ें। हम लोगों ने उसी प्रक्रिया के तहत इनकी अग्रिम जमानत का आवेदन हम लोगों ने दिया। लेकिन अब बात कार्तिकेय सिंह से आगे बढ़ चुकी है। अब महागठबंधन की सरकार में मंत्रियों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में 2 दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सबसे ज्यादा मंत्री लालू यादव की पार्टी आरजेडी से ही है। नीतीश कुमार कैबिनेट में 32 मंत्री हैं। आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह जेडीयू के 11 में से 4 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के दोनों मंत्रियों पर भी क्रिमिनल केसेस हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला समेत 11 मामलों में केस दर्ज हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी 5 केस हैं। एक और मंत्री लेसी सिंह पर तो हत्या की साजिश का मुकदमा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मुश्किल यह है कि अब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को मंत्री बनाने के खिलाफ नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में ही आवाज उठने लगी है। जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने कहा कि लेसी सिंह वसूली करती हैं, हत्या करवाती हैं, तमाम तरह के क्रिमिनल्स को संरक्षण देती हैं। इसके बाद भी लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया। बीमा भारती ने कहा कि अगर हत्या के मामले में आरोपी लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाता तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगी। विरोधी दल के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं बीमा भारती जो जेडीयू की विधायक हैं। किस चेहरे पर आपको आपत्ति है जिनका चयन हुआ है मंत्रिमंडल में? वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है। तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले की हत्या का आरोप है। रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जा करके यहाँ पटना में आकर के रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा, पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है, वो रिंटू का आरोपी है। और जो है कि और हत्या हुआ, उसमें कई आरोपी है हत्या में। हम आपको जो है ना सब निकाल के दे देंगे कितना आरोप है इस पर, लेकिन फिर भी इसको सरकार में बदनामी होते हुए तब भी इसको मंत्रालय का जगह मिल जाता है। ऐसे दागी चेहरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों शामिल कर? इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि क्यों इसको बार बार बनाते हैं। इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? आपका जो ये नेता बताती है राजपूत, ये बनौत जाति से आती है और राजपूत भी नहीं है। सभी जो है कि विरोधी दल को जो है कि वोट देते हैं, जो रहते हैं विपक्ष में जो चुनाव लड़ते हैं उसको वोट करवाती है। जो आरोप आप लगा रही हैं हत्या का, आपके पास ऐसे प्रमाण भी हैं क्या? किस आधार पर आखिर अभी हम प्रमाण भी दे देंगे, ला करके प्रमाण भी दे देंगे। हाँ, आपने इससे पहले नीतीश जी की जानकारी में बातें दी हैं कि उन पर इतने संगीन आरोप? हाँ, हम दिए हैं। जा करके नहीं है ना विश्वास, सरसी गांव है, जा करके सरसी गांव में जाके देख लीजिए कि कितना का ये जो है ना मांग का सिंदूर धुलवा दिया है। क्या आप क्या कर रही हैं इसको लेकर? क्या आप पार्टी में विरोध करेंगी, बगावत करेंगी? पार्टी में बगावत नहीं करेंगे, लेसी के विरोध में बगावत जरूर करेंगे। क्या इस्तीफा तक देने को तैयार? हाँ, एकदम। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम अपने विधायक से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा सब लोग को साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय में जगह दिया है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। अति पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। अति पिछड़ा का जो है सर से पानी उतर चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हम अपना विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, जो नहीं उसको रिजाइन करवाएंगे तो। अब नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ेंगी। पार्टी में बगावत सामने दिख रही है।
अब आनंद मोहन की हरकत ने नीतीश की मुसीबत और बढ़ा दी। एक आईएएस अफसर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन जेल से कोर्ट में पेशी के लिए निकले थे, लेकिन पहुंच गए अपने घर। आनंद मोहन सहरसा जेल से कोर्ट में पेशी के लिए पटना लाए गए थे, लेकिन इस दौरान आनंद मोहन रात में अपने घर पर रुके। सुबह अपने सपोर्टर्स से मिले, फोटो खिंचवाई, फिर लौटते वक्त रास्ते में एक सरकारी सर्किट हाउस में रुके। इसके बाद एक अस्पताल में गए। जब इन सब की फोटो वायरल हो गई तो जांच हुई और जांच रिपोर्ट में ये सारी बातें सही पाई गई। आज जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि आनंद मोहन को सहरसा की जेल से पटना में पेशी के लिए लाना था, तो आनंद मोहन ने जेल से निकलते ही नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया था। वह पुलिस वैन की बजाय अपनी एसयूवी से पटना गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना पहुंचने पर भी आनंद मोहन सीधे कोर्ट नहीं गए, बल्कि अपने घर गए। कोर्ट से आने के बाद एक बार फिर वो पटना में अपने घर ही गए और वहां जाकर अपने समर्थकों से मुलाकात की। इसके बाद वो खगड़िया में गेस्ट हाउस में रुके, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिले, सरदर्द की बात कहकर अस्पताल भी गए। आपको बता दें कि आनंद मोहन की वाइफ लवली आनंद आरजेडी की सांसद रह चुकी हैं, जबकि उनका बेटा चेतन आनंद फिलहाल आरजेडी का विधायक है। अब जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद सहरसा जेल के जेलर और चीफ हेड वार्डन और हेड वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बिहार में अपराध की बहार भी होगी। आनंद मोहन मामले में आज पुलिस की रिपोर्ट है, उस पर यह भी कहा गया है कि वो केवल अपने घर नहीं गए बल्कि आरजेडी के दफ्तर भी गए थे। ये तो सारा चीज आया मीडिया के अंदर, और एक बहाना था कि माथे में दर्द हो रहा था, चले गए अस्पताल में। अरे भैया, अगर आप अस्पताल या कहीं गए तो आपको, यानी जो पुलिसकर्मी थे, जो दरोगा साथ में था, उसको खबर करना चाहिए था अधिकारियों को। लेकिन आनंद मोहन जैसे बाहुबली के सामने कौन बेचारा पुलिस वाला जो है और जो बोलने की हिम्मत करेगा। और ये तो शपथ ग्रहण के पहले का मामला है। आनंद मोहन कौन है? उनकी पत्नी राजद की नेत्री हैं, उनका बेटा राजद का विधायक है। तो जिसका बेटा राजद का विधायक को पत्नी राजद की नेत्री खुद बाहुबली हो, उन पर कोई सरकार कोई एक्शन ले सकती है क्या? अभी तो देखिएगा राजवल्लभ यादव, ये अनंत सिंह जो जेलों में बंद सजा याफ्ता है, अभी वो लोग क्या क्या करते उनका तमाशा देखना था अभी बाकी। बिहार में 17 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। इस दौरान नीतीश ने बिहार का कितना विकास किया इसकी समीक्षा तो जनता करेगी, लेकिन यह सही है कि नीतीश ने अपनी छवि सुशासन बाबू के तौर पर जरूर बनाई। इसके लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत की और लालू के राज को जंगल राज बताकर खुद को सुशासन बाबू के तौर पर स्थापित किया। इसलिए जब उन्होंने 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन सिर्फ 1.5 साल में नीतीश को समझ में आ गया था कि आरजेडी के साथ उनकी सुशासन बाबू की छवि बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जैसे ही तेजस्वी यादव पर करप्शन के आरोप लगे तो नीतीश ने उनसे जवाब मांगा और जवाब नहीं मिला तो इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ आ गए। अब एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन इस बार सरकार बनते ही मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के अलावा नीतीश को अब दागी छवि वाले मंत्रियों पर भी जवाब देने होंगे और जवाब देना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा। बिहार में मंत्रियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर सियासत हो रही है, तो कर्नाटक में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर्स को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। हिंदू नौजवानों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी के नेता अग्रेसिव हैं। आज कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि जिन लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय बोलने से परहेज है, जो वंदे मातरम कहने में शर्म महसूस करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 15 अगस्त को शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर जो हंगामा हुआ, उसके बाद एक हिंदू लड़के पर चाकुओं से वार किया गया। आज टुमकुर में भी वीर सावरकर के पोस्टर फाड़ दिए गए। उडुपी में भी 15 सुभाष चंद्र बोस के साथ वीर सावरकर के पोस्टर का विरोध हुआ। कांग्रेस भी सावरकर के पोस्टर्स के खिलाफ है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरह की हरकतें करके टेंशन क्रिएट करने वालों को प्रोटेक्शन दे रही है। अगर जल्द ही सावरकर की ये होर्डिंग नहीं हटाई गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आजादी के उत्सव पर हर जगह स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए। महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों के पोस्टर यहां लगे हैं, जिनमें देश के प्रति उनके योगदान को दिखाया गया है। लेकिन इस सर्कल पर सावरकर का फ्लैक्स लगाया गया है। इस पर पहले से ही पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। मंगलुरु में भी ऐसे पोस्टर्स को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ बिना परमिशन के ये फ्लैक्स लगाया गया है। जब हमने नगर पालिका के कमिश्नर से पूछा तो झूठ बोल रहे हैं कि इस फ्लैक्स को लगाने की परमिशन दी गई है।
परमिशन मिलती है तो बोर्ड पर एक नंबर लिखा होता है जो इस बोर्ड पर नहीं है। अगर परमिशन दी भी गई है तो इस मामले में पूरे राज्य में तनाव को नगर पालिका के अधिकारियों ने नजरअंदाज कैसे कर दिया, ये गलत बात है। उडुपी की तरह तुमकुरू में भी कुछ लोगों ने सावरकर के पोस्टर फाड़ दिए। सावरकर के पोस्टर फाड़े जाने से नाराज लोगों ने गोडसे का पोस्टर लगा दिया। इससे माहौल गर्म हो गया। तुमकुरू के एसपी राहुल कुमार का कहना है कि कुछ शरारती किस्म के लोगों ने हरकत की है। राहुल कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने सावरकर का पोस्टर फाड़ा है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारियां भी होंगी। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक ये कि कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि लोग उकसावे में आ जाएं। अगर आम लोग इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अपील करता हूं कि लोग ऐसा ना करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी गलत इरादे से ये पोस्टर फाड़ा गया हो। हमने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे है उसे हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि शिवमोगा में अब हालात काबू में है। भद्रावती शहर में भी पुलिस बल तैनात है। दोनों शहरों में धारा 144 लागू है। जिस लड़के प्रेम सिंह पर जबीउल्ला और उसके साथियों ने चाकुओं से हमला किया था, अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। आज बीजेपी के सीनियर लीडर बीएल संतोष प्रेम सिंह का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। प्रेम सिंह कर्नाटक का रहने वाला नहीं है, वो एक कपड़े की दुकान में काम करता है। उस पर हमला क्यों हुआ ये बात पहले सामने नहीं आई थी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि प्रेम सिंह पर हमले का कनेक्शन सावरकर के विरोध वाली घटना से ही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल पर जब सावरकर की तस्वीर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ लोगों ने सद्दाम हुसैन नाम के व्यक्ति पर हमला किया था, लेकिन वो भाग गया था। उसी का बदला लेने के लिए प्रेम सिंह पर हमला किया गया। बीजेपी इसके पीछे सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। आज बीजेपी के लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि सावरकर का विरोध करने वालों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में यह नहीं चलेगा। सारे देश भारत माता की है। एक एक इंच को भी हम माता समझ कर रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले। सिद्धरामैया एक राष्ट्रद्रोही है। वो बोल रहा है मुसलमान लोग किधर ज़्यादा है उधर सावरकर का फोटो क्यों लगना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सिद्धरामैया का बाप का है क्या, नहीं तो मुसलमान लोगों का बाप का है क्या ये जगह। ये भारत माता है, हम सबको ये वंदनीय है। आप बहुत आक्रोश में है सर। हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कैसे कंट्रोल होगा सर ये? देखो हमारा हर्षा का मर्डर हो गया और दक्षिण कन्नड़ पे भी मर्डर हो गया, इधर एक स्टैब हो गया। आक्रोश तो है, सभी कार्यकर्ता आक्रोश है, हम कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई है और कांग्रेस उन्हें सपोर्ट कर रही है। ईश्वरप्पा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सावरकर की फोटो हटाई उसकी पत्नी शिवमोगा महानगर पालिका में कांग्रेस की कॉर्पोरेटर है। ईश्वरप्पा ने कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करना जरूरी है और सरकार इसे लेकर सीरियस है। केवल शिवमोगा ने नहीं, साउथ केंद्र नहीं, सारे स्टेट्स नहीं, सारे देश में ये एंटी नेशनलिस्ट पीएफआई हो एसडीपीआई हो उनको सपोर्ट तो मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ। कांग्रेस ही उनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि फॉर एग्जांपल शिवमोगा के एसडीपीआई वर्कर है, वो अभी तो वो जेल में है। उनका पत्नी कांग्रेस महानगर पालिका का कारपोरेटर है। वो आकर इधर सभी महात्मा लोगों का, महापुरुष लोगों का उधर फोटोस था। वो आकर सिर्फ सावरकर जी का फोटो काट कर दिया। पहले सभी बोल रहा है पीएफआई और एसडीपीआई आपका सरकार ये है, उसको बैन नहीं कर रहा है, सभी बोल रहा है। हमारा नेताओं ने उसके ऊपर देख रहा है। मैं छोटा आदमी हूँ, वो एसडीपीआई वो पीएफआई वो उनको बैन करने के लिए क्या बोलना है। मैं कल सुबह चीफ मिनिस्टर के बोम्माई के साथ बातचीत तो किया है, वो मैं ये देख रहा हूँ ऐसा वो भी बोला है। बीजेपी के लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के जिस लोकल लीडर पर सवाल उठाए जिनके पति का एसडीपीआई से कनेक्शन बताया, उनका नाम महक शरीफ है। महक शरीफ ने कहा कि उनका या उनके पति का एसडीपीआई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। उनका जो एजेंडा है मुसलमान के लिए कितना वो दबा के रखना चाह रहे हैं, आप लोगों को सब लोगों को मालूम ही है।
तो एक शिमोगा के अंदर एक मुसलमान का लीडर है, तो वो लोग ज़रूर करेंगे ये काम। पीएफआई से एसडीपीआई से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। एसडीपीआई पीएफआई लोगों को, वो जो लीडर्स है उन लोगों को सामने बुलाइए, उन लोग बोलना चाहिए ना पीएफआई से एसडीपीआई से शरीफ का है ना लिंक है बोल के। तो क्यों आप लोग है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं? मैं हूँ उनका पत्नी हूँ, मुझे मालूम है शरीफ क्या है, मालूम है शरीफ का बैकग्राउंड क्या है, मालूम है शरीफ क्या कर रहा है, मुझे मालूम है। हम लोग रोज रोज उसका रिपोर्ट रखते हैं, हमको ज़रूरत क्या है? वो गलत कर रहा है तो हम उसको भी है ना बढ़ावा देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि महक शरीफ ने क्या कहा, इसका ईश्वरप्पा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ईश्वरप्पा ने कह दिया कि हिंदुस्तान में रहकर जो लोग महापुरुषों का विरोध करते हैं, सावरकर का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले वंदे मातरम बोलना ही होगा। हमारा सभी महापुरुषों को गौरव देना ही पड़ेगा। वो वीर सावरकर का हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो, और हमारा सभी नेताओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सभी नेताओं का फोटो हम किधर किधर चाहता है वो सभी जगह में रहता है। हम जिन्ना का फोटो नहीं डालेंगे, राष्ट्रद्रोहियों का फोटोस नहीं डालेंगे। टिप्पू सुल्तान वो राष्ट्रद्रोही, उनका ही हम नहीं रहेंगे। कितना तक वो आक्रोश कंट्रोल कर सकता है यूथ, हिंदू यूथ, मुझे ये मालूम नहीं। वो होगा, क्योंकि आक्रोश कितना तक को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदुत्व वालों को हम दुर्बल नहीं हैं। हम भारत माता का दूध पीकर हम इधर जी रहा है। पाकिस्तान लोग ने वो सपोर्ट करने वाले इधर मत न रहना। हमारे भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ भाई भाई जैसा कौन इधर रह सकता है? इधर रहो, नहीं तो आप पाकिस्तान चलो। कर्नाटक में अगले साल इलेक्शन है, चुनाव में 8 महीने का वक्त है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी हाईकमान का पूरा फोकस अब कर्नाटक पर है। इसलिए आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। आज जेपी नड्डा ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया। यह बीजेपी की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल बॉडी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दक्षिण भारत से आने वाले के लक्ष्मण, पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अहम रोल निभाने वाले इकबाल सिंह लालपुरा, कारगिल में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट की पत्नी और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव, और मध्य प्रदेश के दलित नेता सत्यनारायण जाटिया को शामिल किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा पहले सिख हैं जिन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह मिली है, जबकि सुषमा स्वराज के निधन के बाद से सुधा यादव के रूप में पहली बार किसी महिला को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जिन नए सदस्यों की जगह मिली, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है बीएस येदियुरप्पा का। कर्नाटक की सियासत के जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को हटाकर लिंगायत समुदाय से ही आने वाले बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी उनके काम से बहुत खुश नहीं है। इसलिए एक बार फिर बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में लाकर उन्हें महत्व दिया गया है। बीएस येदियुरप्पा ने भी आज कहा कि उनका टारगेट अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाना है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मेरा मकसद 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वापस सत्ता में लाना है। हमारे सभी केंद्रीय और राज्य के नेताओं ने पार्टी को कर्नाटक में और दक्षिण भारत में मजबूत किया है। मैं पार्टी संगठन के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम करूंगा। हकीकत यह है कि बसवराज बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने से येदियुरप्पा खुश नहीं थे। वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं तो कम से कम कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष ही बना देते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसलिए वो नाराज है। लेकिन चुनाव में येदियुरप्पा की नाराजगी भारी पड़ सकती थी। इसलिए बीजेपी ने येदियुरप्पा को पार्टी की सबसे पावरफुल बॉडी में शामिल करके उनको खुश करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इन दोनों बड़े नेताओं के लिए
मोदी के दिमाग में क्या बड़ा प्लान है? अभी इन सवालों के जवाब का इंतजार है। दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को बसाने, उन्हें फ्लैट देने की खबरें, आज जमकर सियासत हुई इस पर। इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को लेकर सवाल उठाए गए। दावा यह किया गया कि दिल्ली में बकरवाला में रोहिंग्याओं को सरकारी घर दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर सफाई आई। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी एक्शन में आ चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, केंद्र सरकार उन्हें तो सुरक्षा नहीं दे पा रही, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं उन्हें सरकारी घर दे रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने यह सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। रोज कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कल की खबर है, अपने बाग में 2 कश्मीरी पंडित भाई काम कर रहे थे, उनके साथ 3 मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों का नाम पूछ के उनको अलग किया गया, कश्मीरी पंडितों को अलग किया गया, लाइन में लगा के दोनों को गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया, एक अभी अस्पताल में है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये वहां सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी। रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाए तो बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल खुद घुसपैठियों के साथ हैं और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। गौरव भाटिया ने दावा किया कि 29 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें रोहिंग्याओं को मकान देने का फैसला हुआ था और अब केजरीवाल बीजेपी पर उल्टा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सबसे पहली बात स्पष्ट कर दिया है, MHA has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants। जो घुसपैठिए हैं उनको MHA की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि EWS के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसमें इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है, इनको चिंता है जो रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं। देश में जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनमें से कुछ लीगल शरणार्थी हैं, जबकि बहुत से गैर कानूनी तौर पर देश में घुस आए हैं। इसलिए जिन रोहिंग्याओं के पास यूएन का कार्ड है उनकी मदद की जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं उन्हें किसी किस्म की सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 सजा याफ्ता कैदियों को जेल से रिहा करने को लेकर अब कांग्रेस अटैक मोड में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और लिखा कि नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि गैंगरेप के दोषी कैदियों की रिहाई पर उनका स्वागत क्यों किया गया। इस मामले में कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? असल में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन दोषियों ने 14 साल से ज्यादा की सजा काट ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वो 11 कैदियों की सजा में छूट को लेकर 3 महीने के अंदर कोई फैसला ले। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर सभी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। पता यह चला कि गुजरात सरकार ने 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत सभी 11 कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया,
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि गुजरात सरकार ने 8 मई 2013 को ही यह पॉलिसी खत्म कर दी थी। गुजरात सरकार यह दावा करती है कि यह निर्णय 1992 की नीति के तहत लिया गया। 1992 की नीति आपको गुजरात सरकार की किसी वेबसाइट पर नहीं दिखेगी। 1992 की यह तथाकथित नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा खत्म कर दी जा चुकी है। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, जो समाप्त की जा चुकी है, उसके आधार पर आप कैसे किसी को माफीनामा दे सकते हैं, आप कैसे किसी की रिहाई कर सकते हैं। इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी। किसी ऐसे अपराध में इस तरह का माफी, इस तरह का क्षमादान, इस तरह की रिहाई तब तक नहीं दी जा सकती जब तक केंद्र सरकार से भी आप अनुमति नहीं ले लें। हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, क्या आपने अनुमति दी थी? अगर नहीं दी गई, आपसे कोई अनुमति नहीं ली थी, तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम गुजरात के मुख्यमंत्री से भी यह जानना चाहते हैं कि जो जेल एडवाइजरी बोर्ड है, उस बोर्ड में सदस्य कौन कौन हैं। हम गुजरात के मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहते हैं कि 8 मई 2013 का यह शासनादेश जिसके तहत 1992 की नीति समाप्त कर दी गई थी, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था या नहीं लाया गया था? कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस शासित राज्यों में क्राइम का डेटा सामने रख दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की सरकारों में क्राइम नहीं दिखता, वहां गैंगरेप होता है तो राहुल वहां नहीं जाते। गुजरात की बात आई तो सवाल उठा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा निकालिएगा, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले 5310 राजस्थान में है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2019 में 5997। सवाल वो व्यक्ति उठाए जो अपने आचरण से और अपने चरित्र से पहले एक उदाहरण पेश कर पाए। आपने जो विषय उठाया है, जब तय होगा उस पे भी अपना वक्तव्य हम जरूर रखेंगे, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है फोटो खिंचवाने की, इसको बंद होना चाहिए। गुजरात में असेंबली के इलेक्शन इसी साल है। बिल्किस बानो केस को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए आज कांग्रेस ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने कहा कि जो पार्टी निर्भया कांड की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अलग तरह की पॉलिटिक्स का दावा करती थी, वो आज कहां है? मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो दल निर्भया के बहुत ही दुखद हादसे को आधार बनाकर राजनीति में घुसे थे, जो अलग तरह की राजनीति का दावा भरते थे, वो दल कहां है? वो चुप क्यों है? वो क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए उन राज्यों में जाएंगे और उस राज्य में इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतना बड़ा अपराध हो जाए सरकार द्वारा? सरकारों का काम है समाज की रक्षा करना अपराधियों से, अपराधियों को क्षमादान करना सरकारों का काम नहीं होता। और विपक्ष का काम है कि जब सरकारें ऐसा काम करें, ऐसा अपराध करें, तो विपक्ष को एक आवाज में बोलना होगा। आज विपक्ष का एक बड़ा तबका चुप क्यों है? मैं सबके लिए कह रहा हूं जो नहीं बोल रहे, मैं किसी की तरफ इशारे नहीं कर रहा, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, निर्भया को आधार बनाकर राजनीति पे घुसने वाला दल कौन सा है? हम सबके सामने है वो। बिल्किस बानो केस में जिन 11 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी की सिफारिश पर हुई है। जब ये 11 कैदी जेल से बाहर निकले तो जेल के बाहर उनके परिजनों ने इनका स्वागत किया, मिठाई खिलाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बनाया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर जब उन लोगों के पास पहुंचे जिन्हें जेल से छोड़ा गया है, जिनकी सजा माफ हुई है, तो इन लोगों ने पहले तो यह कहा कि वो बेगुनाह हैं। इन्हें सियासी कारणों से झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया। बिल्किस बानो केस में करीब 18 साल सजा काटने के बाद राधेश्याम शाह ने कहा कि उन्होंने रेप नहीं किया, वो पॉलिटिक्स का शिकार हुए, इसलिए उन्हें इतने साल जेल में काटने पड़े। मेरा राइट था रेमिशन का, और उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था,
और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे रिलीज़ किया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो घटना है, ये घटना में हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था, लेकिन 2004 के बाद जो सरकारें केंद्र में बदली, उनका जो प्रभाव रहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे और बाकी जो भी था, उसके कारण हमें भुगतना पड़ा है। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। ये पूरी जो भी एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया चला गया, एक खास लोगों के द्वारा, एक खास विचारधारा के तहत चला गया था, उस समय की गुजराती सरकार के खिलाफ चलाया गया था ये, उसके कारण हमें ये थोड़ा ज़्यादा भुगतना पड़ा है। इसी मामले में गोधरा जेल से छूटे शैलेश भट्ट ने भी कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया। हमने रेप किया ही नहीं। वो बिल्किस ने भी बोला था कि मुझ पर कुछ हुआ ही नहीं। जो 3 आदमी जो 5 महीना का घर होता है, 3 आदमी उस पर रेप कर क्या हालत होता है। वो इसे इधर इसी जमीन में भी आदमी को 100 फुट घिसट के ले जाए, क्या वो पीछे कुछ होगा कि नहीं होगा? उसको कुछ नहीं, खर्च भी नहीं आई है। हमारे साथ तो गलत हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? कांग्रेस इसमें मिली हुई थी, विरोध पक्ष ने इंटरेस्ट लिया इसमें, इसी वजह से हमको सजा हुई। हमारा व्यवहार अच्छा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से हमको मिली, जेल से रिहाई मिली हमको। बिल्किस बानो के रेप केस में 18 साल से जेल में बंद गोविंद भाई रावल को भी रिहा किया गया। गोविंद रावल ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो हिंदू संगठन से जुड़े थे। गोविंद रावल ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने छोड़ा है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी ना करे। हम कोई दोषी थे नहीं, लेकिन ये खाली पॉलिटिक्स और ये सब की वजह से हमको फंसाया गया था। हम हिंदू संगठन में काम करते थे, वो मेरे पे उन लोगों ने ऐसा नाम डाल दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक साजिश का शिकार हुए? मेरा समय पूर्ण हो गया अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से गुजरात सरकार ने उसका ये करके हमको छोड़ा है। हम जेल में अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी हमारी चाल चलगत की वजह से हमको ये छोड़ा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपको अच्छे चाल चलन की वजह से और पूरी सजा काटने की वजह से माफी मिली है, ये सजा माफी, तो अब इस पर विवाद नहीं होना चाहिए? नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ना गलत है, लेकिन जिन लोगों को छोड़ा गया वो खुद को बेगुनाह कहते हैं। वो कह रहे हैं उन्हें सियासी कारणों से फंसाया गया। जो सच हो वो सामने आए, जो दोषी हो उसे सजा मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।